इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यू जो है वी जब वेलोसिटी जब चार्ज ज़ीरो वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जब चार्ज ज़ीरो वेलोसिटी से मूव करता है, यानी कि एक जगह पे रहता है, स्टैटिक होता है। इसीलिए उससे दो चैप्टर बने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर ही है। इससे यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। फिर होता है चार्ज जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो उससे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, मैकेनिकल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर बनेंगे। फिर अगर चार्ज मूव करता है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से या फिर एक्सेलरेट होता है चार्ज तो फिर वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो इसी से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर आया है। फिर हम देखते हैं चार्ज की जो डेफिनेशन है वो है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड। जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑब्जर्व हों, वो प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की वही चार्ज कहलाती है। यानी कि एक कोई भी मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी है ये कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑब्ज़र्व होते हैं जब वो चार्ज जो है उस बॉडी के अंदर, उस मटेरियल का जो चार्ज है वो या तो एक ही जगह पे है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की ताकि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स दिखा सके। अब चार्ज के सबसे पहला पॉइंट है कि व्हेन चार्ज इज़ एट रेस्ट इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है किसी भी मटेरियल में हो तो, और जब वो मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब वो एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉज ऑफ चार्जिंग। अब चार्जिंग होती क्यों है हम ये देखेंगे कि कोई भी कारण क्या होता है चार्जिंग का, कोई भी मटेरियल आखिर चार्ज कैसे होता है। टू चार्ज अ बॉडी transfer of electrons is responsible. When electrons are removed from the body it acquires positive charge. तो जब एक चार्ज होता है बॉडी का, वो एक बॉडी को चार्ज करने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है उस बॉडी पे चार्ज आने के। ठीक है, तो कोई भी बॉडी तभी चार्ज होगी जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पे आएगा चाहे इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से जाएगा। वैसे तो सारी बॉडी न्यूट्रल होती है, लेकिन अगर उनसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन उसमें आएंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करे जाते हैं किसी बॉडी से तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स जब रिमूव करे जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब ट्रांसफ़र टू द बॉडी यानी कि बॉडी को दिए जाते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे कि अब ये एक एटम मान लो, ये 3 एटम्स हैं इसके अंदर तो हमने कोई चार्ज ना तो आया है ना गया है, तो इसके अंदर पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे तो अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन है, पर हमने इसमें कोई चार्ज नहीं ऐड किया तो बाद में भी 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कोई चार्ज में इसके चेंज नहीं आया है, ये न्यूट्रल पहले था और अब भी न्यूट्रल है। अब ऐसे ये वाला एक एटम है जिसके अंदर 10 प्रोटॉन हैं। अब इसके अंदर 10 प्रोटॉन है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है तब तक वो न्यूट्रल है। लेकिन अब हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो पहले इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन बच गए सिर्फ। अब जब सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन हैं अब दूसरी बार में, तो इसका मतलब चेंज कितना आया, इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब प्रोटॉन तो ज़्यादा हो गए, तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 10 इलेक्ट्रॉन में से, और 10 प्रोटॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा जिसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऐसे ही ये वाला एटम है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, तो इसके अंदर जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो 10 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि पहले इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, उसके बाद एक इसमें से हमने, तो पहले इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, लेकिन अब इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया है तो इसके पास अब 11 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास 10 प्रोटॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना। तो यहाँ पे हमने जब माइनस किया 11 इलेक्ट्रॉन में से 10 माइनस करेंगे तो -1 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, तो
अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिया गया है, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये न्यूट्रल है। तो अब मास को हम देखेंगे, इन सब के मास में क्या अंतर आएगा इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज होने से, ट्रांसफ़र और एडिशन होने से। तो अब m1 जो है मास जो है वो उतना ही है, पर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब इसके अंदर से मास थोड़ा कम हो गया, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब इसका मास और ज़्यादा बढ़ गया। तो सबसे कम मास हुआ इसका, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। हाँ, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो इसका मास सबसे ज़्यादा हो गया, क्योंकि 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का मास और ऐड हो गया, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा मास तो इसका हो जाएगा। इसके अंदर से तो उल्टा एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, जिसका मतलब वज़न कम हो जाएगा इसका। और तो 10 प्रोटॉन थे पर और 10 इलेक्ट्रॉन थे, पर अब 10 प्रोटॉन और सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसका मतलब इसके अंदर इसका मास और कम हो गया। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे पहले भी 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे, बाद में भी 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, तो इसमें टोटल 20 इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो बराबर ही होता है, इस वजह से सबसे ज़्यादा मास हो जाएगा m3 का, फिर उसके बाद में हो जाएगा m1 का, क्योंकि इसमें से कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है, इसके अंदर से उल्टा एक इलेक्ट्रॉन का मास कम हो गया, इस वजह से सबसे कम मास होगा m2 का। इसका मतलब है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो मास उल्टा कम हो जाता है, और जब नेगेटिव चार्ज आता है तो मास किसी भी बॉडी का बहुत ज़्यादा हो जाता है, उल्टा बढ़ जाता है। तो जब भी एक बॉडी का चार्ज आएगा तो उसका मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और और डिक्रीज़ हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द चार्ज ऑफ द बॉडी पे। तो हमने देख लिया कि अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो फिर मास बढ़ेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो मास कम होगा। फिर है यूनिट्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो होती है कूलम और एम्पेयर इनटू सेकेंड, एम्पेयर सेकेंड, या तो कूलम बोलते हैं या फिर एम्पेयर सेकेंड बोलते हैं, क्योंकि वैसे भी एक एम्पेयर करंट के अंदर एक कूलम पर सेकेंड चार्ज होता है, मतलब करंट की वैल्यू होती है 1 कूलम पर सेकेंड, इस वजह से ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम और एम्पेयर सेकेंड। अब देखते हैं CGS यूनिट ऑफ चार्ज। CGS यूनिट अब 3 पोजीशंस में होती है, जैसे कि एक होगी रेस्ट में और दूसरी होगी मोशन में। हाँ, तो 2 कंडीशन है CGS यूनिटी की, एक तो रेस्ट और एक मोशन में। तो जब रेस्ट में चार्ज की वैल्यू CGS यूनिट होती है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और स्टैट कूलम, तो इसको बोलते हैं, स्टैट कूलम को बोलते हैं ESU ऑफ चार्ज, 1 ESU ऑफ चार्ज जब रेस्ट में होगा। और मोशन में होता है तब बोलते हैं EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ चार्ज, या फिर बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम। तो जो 1 कूलम होता है उसके अंदर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होते हैं, यानी कि एक कूलम के अंदर, एक CGS यूनिट के अंदर 3 × 10⁻, एक ऐसा यूनिट के अंदर 3 × 10⁹ रेस्ट वाली CGS यूनिट होती है, और एक कूलम के अंदर 1/10 एब्सोल्यूट कूलम होता है। 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम होता है। फिर डायमेंशन जो होती है चार्ज की वो होती है A1 T1, क्योंकि एम्पेयर इनटू सेकेंड है तो A1 T1 हो जाएगा। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, यानी कि वेक्टर को फॉलो नहीं करता है, यानी कि एंगल्स का, उस पर डायरेक्शन का और एंगल का कोई मतलब नहीं है, कोई वो नहीं है, सारी की सारी डायरेक्शन से ऐड करने पे सेम वैल्यू आएगी। दिस इज़ लाइक एल्जेब्रिक सम, 1 + 1 = 2 की तरह होगा। तो जैसे ये वाले एंगल 90 डिग्री से आ रहा है चार्ज, और जो एमीटर है वो रीड करेगा 1 एम्पेयर आ रहा है और 2 एम्पेयर आ रहा है, तो इधर से 3 एम्पेयर जाएगा करंट। और यहाँ पे 120 डिग्री के होने के बाद भी एम्पेयर जो है 3 एम्पेयर ही रीड करेगा, चाहे 90 डिग्री एंगल था, चाहे 120 डिग्री एंगल था, 3 एम्पेयर ही रीड करेगा एमीटर मेजर्स करंट ऑफ अ वायर। फिर है चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट इज चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड विद टाइम। चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का, यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज है
उतना ही रहेगा, ना उसको कम किया जा सकता है ना ही ज़्यादा, ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है किसी भी तरीके से। चार्ज उतना ही रहेगा जहाँ पे एक बार चार्ज आ गया, और अगर उसको आइसोलेट कर दिया गया है दुनिया से तो इसका मतलब वहाँ पे उतना ही चार्ज रहेगा, ना उसे कम किया जा सकता है ना ज़्यादा किसी भी तरीके से। सो चार्ज इज़ कंजर्व्ड। अब तीसरा है कि चार्ज इज़ एडिटिव इन नेचर। चार्ज की एडिशन वाली वही वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो ये नॉर्मल एडिशन को, एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। चार्जेस इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द चार्जेस, साइंस नेचर ऑफ द चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव विल बी कंसिडर्ड। तो अब जो एडिटिव होता है तो साइन देखा जाएगा, जिस तरीके से हम मैथ में देखते हैं। फिर चार्जेस क्वांटाइज। चार्ज क्वांटाइज होता है, यानी कि क्वांटा होते हैं चार्जेस के, स्मॉल पॉकेट्स होते हैं। तो चार्ज ऑन एनी बॉडी इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ मिनिमम वैल्यू कॉल्ड, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ मिनिमम वैल्यू कॉल्ड क्वांटम ऑफ द चार्ज। तो एक क्वांटम ऑफ चार्ज की बहुत सारी कॉपीज़ होना ही चार्ज का क्वांटाइजेशन कहलाता है, विच इज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक क्वांटा का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। सो चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी रिटन एज Q इज़ इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो चार्ज यानी कि एक बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन या फिर उसके ही मल्टीपल में n की वैल्यू कितनी भी बढ़ाते जाओ, चाहे 10 इलेक्ट्रॉन चाहे 20 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को ही एक क्वांटा बोलते हैं। और कितने भी क्वांटाज के नंबर्स में किसी के ऊपर चार्ज आ सकता है किसी भी बॉडी पे। तो E की वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है, क्योंकि ये चार्ज की वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू है, क्योंकि उसी को क्वांटा बोलते हैं। कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन का कारण क्या बनता है किसी भी बॉडी पे, तो चार्ज क्वांटाइज किस तरीके से होता है देखते हैं किसी भी बॉडी पे। चार्ज इज़ क्वांटाइज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को फ्रैक्शन में नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता, इसीलिए चार्ज क्वांटाइज होता है। इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटाइजेशन का कारण यही है कि इलेक्ट्रॉन टूट नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, क्वांटा का फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन को पूरा एक इलेक्ट्रॉन ही डाल सकते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते हैं कहीं। तो जैसे कि ए बॉडी है और वो बी बॉडी है, तो अब ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, और ऐसे ही n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए। तो इस बॉडी पे +1 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन गया तो +1 चार्ज आया, और इस पर -1 चार्ज आया, तो एक क्वांटा गया और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। इसी तरीके से n नंबर्स तक जाते हैं। तो Q की वैल्यू जो होती है ±NE होती है, जहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो n यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, उसी को क्वांटा बोलते हैं और इसी को चार्ज बोलते हैं। Q मतलब चार्ज। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड टू एक्वायर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज लाने के लिए। तो हमने देख लिया कि इसमें दे रखा है कि 1 कूलम चार्ज हमें दे रखा है इसमें, और कितने इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, यानी कि n की वैल्यू पूछी है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को ही n बोलते हैं। तो Q इज़ इक्वल टू 1 कूलम दे रखा है, तो Q इज़ इक्वल टू NE में हमें E की वैल्यू पता होती है 1.6 × 10⁻9, तो 1 हमने पुट कर दिया और n की वैल्यू हमने निकाल ली। तो n की वैल्यू 1/E की वैल्यू हमें याद रखनी है 6.25 × 10⁻18 याद रख सकते हैं हम, या फिर सीधी सीधी इसकी वैल्यू याद रख लो 625 × 10⁻16, ठीक है। तो ये वैल्यू हम याद कर सकते हैं, चाहे तो ये भी याद कर सकते हैं ये वाली, या फिर ये वाली 6.25 × 10⁻18 याद कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फॉर 1 कूलम। तो हम ऑर्डर देख रहे हैं, तो ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ऑर्डर जो होता है वो 10⁻19 होता है। दीज आर द ऑप्शंस कि किस, एंड द क्वेश्चन इज़ किस ऑर्डर से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो वो 10⁻19 से होते हैं, किस तरीके से हम देखेंगे। तो हमारे पास ये आंसर आया था 6.25 × 10⁻18। तो 3 × 10⁻3 है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं पहले, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए तो 3 × 10 और 6 × 10⁻3 है। तो अब इन दोनों का ऑर्डर एक ही है, सेम, मतलब सेम नहीं है इन दोनों का ऑर्डर, चाहे यहाँ पे 10⁻3 ऑर्डर दे रखा है, 10⁻3 ऑर्डर दे रखा है, पर इनका एक्चुअली में ऑर्डर 10⁻3 नहीं है। देखते हैं कैसे। तो ऑर्डर अलग अलग हैं इनके। तो 1 to 5, जब हम आगे वाली वैल्यू जो है वो 1 to 5 होती है, तो उसको हम 1 कंसिडर करते हैं, और अगर आगे की वैल्यू
जो ऑर्डर के आगे वाली वैल्यू जो होती है वो अगर 5 से 10 के बीच होती है तो हम हमेशा 10 यूज़ करते हैं। तो इसमें पुट करो तो 1 पुट कर देंगे 3 की जगह 10⁻³ मतलब 10⁻³ ऑर्डर ही आ गया। पर हम 6 में हम 10 पुट करके 10⁻³ 10⁻4 ऑर्डर आएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी 6 ज़्यादा है, मतलब कि 1 to 5 के बीच में नहीं है, 5 to 10 के बीच में है, तो उसका मतलब 10 की वैल्यू पुट कर दी जाएगी 6.25 की जगह। तो 10 रख दिया इंटू 10⁻18 यानी कि 10⁻19 आ जाएगा। और अगर तुम फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाहते हो तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो 625 इंटू 10⁻16। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज वॉज डिस्कवर्ड बाय मिलिकन फ्रॉम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है ये मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता किया था। चार्ज इज़ बेसिकली डिस्क्रीट इन नेचर। चार्ज हमेशा एक इकट्ठा नहीं होता है, वो हमेशा अलग अलग फॉर्म में चलता है नेचर में। बट इट अपीयर्स टू बी कंटिन्यूस इन डेली लाइफ ड्यू टू स्मॉल स्टेप साइज ई। तो एक इलेक्ट्रॉन की छोटी छोटी पैकेट्स में जाता है, इस वजह से वो कंटिन्यूस दिखता है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से जाता है, लेकिन वो एक्चुअली डिस्क्रीट होता है चार्ज। तो ये एक और प्रॉपर्टी है चार्ज की, जो कि है चार्ज इज़ बेसिकली डिस्क्रीट इन नेचर, यानी कि ये क्वेश्चन आ सकता है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो चार्ज पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इन होता है कि चार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट चार्ज पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। क्यों? क्योंकि जैसे ये चार्ज है ना, चार्ज क्या है? न्यूट्रॉन है ना। अब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, प्रोटॉन पे +1 ई और इलेक्ट्रॉन पे -e, तो वहाँ भी 0 यहाँ भी 0, मतलब बराबर है। यानी कि ऐसा हो सकता है 2 प्रोटॉन मिलके एक न्यूट्रॉन बना सकते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल्स। तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे 0 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो इसका मतलब 2 चार्ज पार्टिकल मिलके एक चार्ज पार्टिकल बना रहे हैं।